नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोलफुल ऑडियो बुक। यहाँ आपको मिलेगी अनगिनत दिल छू लेने वाली कहानियाँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सफ़र को। डार्क मफिया रोमिंग पार्ट 121। मीरा। मैं उस रात उस आदमी की बाहों में थी जिससे मैं प्यार करती थी। जब वो सो रहा था मैं बस उसे देखती रही, जैसे अगर मैंने पलकें झपकाई तो वो गायब हो जाएगा। वो यहाँ था, वाकई यहाँ था। नींद के साथ उसके बाल थोड़े बिखरे थे, एक बाह मेरे कमर के चारों तरफ, दूसरा तकिए पर ढीला। सोते हुए भी उसकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे कमरे का हर सांस उसके काबू में हो। पर मेरे लिए वो सिर्फ जेस था, मेरा जेस। चांदनी की धूप उसके चेहरे पर पड़ी, जबड़े पर हल्की दाढ़ी की छाया झिलमिल रही थी। वो इतना शांत और निश्चिंत दिख रहा था कि मुझे हंसी आ गई। अगर कोई और देख लेता तो विश्वास न कर पाता कि यही आदमी सिर्फ एक आदेश से पूरे शहर को झुका देता है। वो थोड़ा हिला और मुझे अपने और पास खींच लिया। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। मैं मुस्कराई। शायद यही सुकून मुझे चाहिए था, न सुरक्षा, न शानो शौकत, बस वो शांत पल जहां मैं बिना डर सांस ले सकूं। कब नींद आई पता न चला। जब आँख खुली धूप पर्दों से अंदर आ चुकी थी और कमरे में उसकी खुशबू फैली थी। जेस जाग चुका था, मुझे देख रहा था। उसकी आंखें नींद से भरी थी, नर्म, बिल्कुल वैसे जैसे कम ही कभी दिखता है। सुप्रभात, मैंने आधी नींद में कहा। वो नीचे से हंसा, वो गहरी आवाज जिससे दिल तेज धड़के। सुप्रभात बेबी। मैं बैठने को हिली, पर उसकी बाह कस गई। मत हिलो, उसने धीरे से कहा। 5 मिनट और। ये तो हमेशा कहते हो, मैंने हंसकर कहा। उसने एक आंख खोली और हर बार मतलब भी रखता था। मैंने हंसकर फिर उसकी छाती पर सिर रख दिया। उसकी सांसें धीमी, स्थिर थीं। एक पल के लिए वो डर, वो गड़बड़ी जो हमारे बाहर के जहान में थी, धुंधली हो गई। कुछ ही देर बाद मुझे कॉफी की खुशबू आ गई। मैं नीचे गई तो डोना कार्मेला टेबल पर थी, सिल्क का गाउन और सनग्लासेस पहने, सुबह के लिए कुछ ज्यादा शानदार। जल्दी जग गई तू, उन्होंने बिना देखे कहा। नींद नहीं आ रही थी। मैं बैठ गई। वैसे भी जेस तो कंबल खींच लेता है, वो मुस्कराई। वो तो बचपन से ऐसा है। खिलौने, मिठाई, ध्यान, सब छीन लेता था। मैंने कल्पना की और हंस पड़ी। तो ऐसा ही था हमेशा? और बुरा, वो बोली। 10 साल का था जब अपने पिता के आदमियों से कहा, घुटने टेको, आदेश देना सीख रहा हूँ। मुझे उन्हें सिगार देकर मनाना पड़ा। मैं ठहाका लगाकर हंस पड़ी। आप मजाक कर रही हैं? काश। और विक्टोरियो को जब पता चला तो डांटा नहीं, कहा, अच्छा है, रोमानो कभी मांगता नहीं, आदेश देता है, बताओ तो। मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल जेस की तरह। वो धीरे से मुस्कुराई। लेकिन तेरे साथ वो अलग है। मेरी मुस्कान हल्की पड़ी। अलग कैसे? वो मुझे पड़ती सी नजर से देखती रही। शांत, मानव। तू उसमें वो लाने में कामयाब हुई है जो हम कभी नहीं ला सके, चाहे प्यार हो या पागलपन, पर सच्चा है। मेरे सीने में गर्मी सी फैल गई। वो मेरे लिए भी ऐसा ही है, मैंने धीरे से कहा। उसके साथ दुनिया कम डरावनी लगती है। वो ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। फिर उस सुकून को थामे रख, मेरे बिल। शांति हमेशा नहीं टिकती। जब आए तो उसे मजबूती से पकड़ ले। उसी वक्त जेस दरवाजे पर दिखा, शर्ट के बटन आधे खुले, जिससे सांस रुक जाए। क्या मैं बात काट रहा हूँ? उसने हल्के स्वर में कहा, पर नजर मेरे ही चेहरे पर थी।
डोना ने हंसते हुए कहा, नहीं, बस उसे तेरे बचपन की कहानियां सुना रही थी। जेस ने कराहते हुए कहा, ओह, वो कहानी, मैंने छेड़ा। मुझे वो बालक पसंद आया। वो मेरे पीछे आकर झुका, सिर पर चुमा। उसे पता ही न था परेशानी क्या होती है जब तक तुझे नहीं मिला। ओह भगवान, टॉमस ने अंदर आते ही कहा, नाश्ते से पहले इतना रोमांस देख ना पड़े। डोना हंसी। उन्हें रहने दो, टॉमस। घर में अब तो बस यही मनोरंजन है। मेरी भूख मर गई, टॉमस ने कहा, पर उसके होठों पर भी मुस्कान थी। मैंने पूछा, कॉफी लोगे? अगर तू बॉस को घूरना बंद कर दे तो, उसने कहा। जेस हंसा और टेबल पर बैठ मेरा हाथ दबा लिया। उसके उंगलियों का छोटा सा स्पर्श सैकड़ों शब्दों से गहरा था। सुबह कितनी सरल थी, कॉफी, हंसी और हल्की छेड़छाड़। पर महीनों से पहल बार मनों में खामोश शांति थी। जेस टॉमस से बात कर रहा था, पर उसका हाथ मेरे हाथ पर ही रहा। अंगूठा धीरे धीरे मेरी त्वचा पर घूमता रहा। शायद उसे खुद भी पता न था। और वो छोटी सी हरकत भी मुझे प्यार से भर गई। कोई खून न था, न डर, न भागना। बस धूप, गर्माहट और वो प्यार जो जिंदा रहने की वजह बन जाए। अगर शांति क्षणिक भी थी, तो मैं उसे अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी। क्योंकि आज, इस पल, वो मेरे साथ था। डोना मुस्करा रही थी। टॉमस जैसे नाराज हो रहा था। जिंदगी ने जैसे हम सबको दूसरा मौका दे दिया था। कई दिनों में पहली बार दिन धीमे ढंग से बीता। न कोई आदेश, न फोन, न चिंता। बस खामोशी, और वो भी भारी नहीं। नाश्ता सरल था, पैनकेक, अंडे, कॉफी की बहुलता पर टॉमस ने कह, इतनी ड्रामा बनाने के लिए कैफीन चाहिए। जेस ने आंखें घुमाईं। डोना हंस दी, जेलस मत हो, युवापन को चीनी चाहिए। उसके बाद हम ऊपर आ गए। घर में एक अनोखा सुकून था। जेस कहीं न गया, कोई कॉल न ली, बस मेरे साथ रहा। वो दोपहर समय से चुराई गई सी लगी। हवा से पर्दे उड़ रहे थे, धूप पतली पर गर्म। मैं उसके सीने पर आधी लेट थी, उंगलियों से उसकी त्वचा पर आकृतियां बना रही थी, और वो मेरे बाल से खेल रहा था। कभी भी उसकी उंगलियां मेरे गाल पर रुक जाती। उसके चेहरे पर सचमुच एक मुस्कान थी, न वो जो संभाले रखता था, पर बचपन वाली। क्या सोच रहे हो? मैंने आलसी स्वर में पूछा। तेरे बारे में, वो बोला। और इस शांति के बारे में। मैंने सिर उठाया, हंस पड़ी। ये शांति तेरे अहंकार के पहले फट जाएगी। वो हंसा और मुझे खींच लिया। उसके होंठ मेरे होठों पर। धीमे, लंबे, वो किस जो वादा लगता था न वासना। फिर उसकी हथेली मेरे पेट पर ठहर गई। उसने हल्के से मुस्कुराते कहा, जानती है, मुझे इंतजार है उस दिन का जब तेरा छोटा संस्करण इधर दौड़ता फिरे। तू बहुत अच्छी माँ बनेगी, मीरा। वो सुनते ही दिल कहीं गहराई तक गिर गया। मुस्कान ढल गई। वो तुरंत समझ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कहा, बस सोचा था कि अब तक। बाकी शब्द रुक गए। उसने हाथ उसी जगह रखा। हे, खुद को दोष मत दे, वो धीरे से बोला। हमने सांस भी अभी अभी ली है। तेरी देह बस संतुलन पकड़ रही है। जानती हूँ, पर कभी भी, कोई कभी नहीं। उसने माथा मेरे सामने टिकाया। वक्त आएगा तो हमारा बच्चा भी आएगा। कोई दबाव नहीं, बस हम। आंखें बंद करके मैंने सांस ली। उसके शब्दों का वजन मुझे हल्का कर रहा था। माफ कर, उसने धीरे से कहा। तुझे दबाव देना नहीं चाहा था। तू नहीं दे रहा था, मैंने कहा। बस उम्मीद जता रहा था। काश मैं भी इतनी आशावान हो पाऊं, उसने कहा। मेरे लिए बस इतना काफी है कि मैं दोनों के लिए सपना देखूं। मैं मुस्कराई।
हल्के से उसे चूमा। उसका हाथ अब भी मेरे पेट पर था। धीरे धीरे उंगलियां घूमती, जैसे मेरे अंदर के तूफान को शांत कर रही हों। हम काफी देर तक यूं ही लिपटे रहे, बोल कुछ न किया, बस सांसें सुनते रहे। बाहर बारिश धीरे से खिड़की पर गिर रही थी लय बनाकर। मैंने थोड़ी उसके सीने पर रखी, उसका चेहरा देखा, इतना शांत कि मुझे फिर से प्यार हो गया। क्या कभी भविष्य के बारे में सोचता है? मैंने पूछा। वो धीरे से बोला, हर सेकंड। और वो कैसा दिखता है? तू, मैं और सुकून। शायद समुद्र किनारे एक घर, तेरी छोटी सी बेकरी, और मैं हर सुबह सबसे पहले वहां पहुंच जाऊं। मैं हंसी। तू अपना राज छोड़ देगा? यकीन नहीं आता। वो धीमे से कहा, तेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। मेरे अंदर कुछ पिघल गया, थोड़ा सा डर भी चुभा, क्योंकि मुझे पता था वो सच कह रहा था। उसने मेरे हाथ को थामा। सोच मत, उसने फुसफुसाया। आज बस ये पल हमारा है। और मैंने सोचना छोड़ दिया। बस उसे महसूसा, बारिश की आवाज महसूसी, उसकी धड़कन महसूसी। बहुत समय के बाद मुझे उसकी कस्में सच लग रही थी। हम सुरक्षित थे, कम से कम अभी के लिए। पार्ट 122 जेस। मीरा को फिर से अपनी बाहों में पाना जिंदगी का सबसे बेहतरीन उपहार था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जीने का दूसरा मौका मिल गया हो। पालेर्मो में कुछ भी गलत हो सकता था। रिकार्डो जैसे मूर्ख आदमी कभी भी खेल उलट देता, और मैं आज जिंदा न होता। मैंने खिड़की की ओर देखा जहां मीरा लैपटॉप के सामने बैठ थी। उसके चेहरे के हावभाव से पता चल रहा था कि उसके स्टाफ पहले से ही उसे परेशान कर रहे थे। भौहें सिकुड़ी थी, होंठ पर वो जिद्दी सी रेखा जो उसे और भी खूबसूरत बना देती थी। दिल में एक जानी पहचानी गांठ फिर से उभर आई। पालेर्मो की उस रात से मेरे मन में एक ही विचार दबी आग की तरह चल रहा था, अगर मैं मर जाता तो मीरा का क्या होता? शायद वो टूट जाती, या शायद मुक्त हो जाती। मुझसे, इस जिंदगी से, उस खून से जो हमेशा किसी न किसी रूप में मेरे हाथ तक पहुंच ही जाता। मैंने हमेशा चाहा था उसकी मासूमियत सुरक्षित रहे, पर वो खुद ही मेरे पापों का बोझ अपनी आत्मा पर उठा लेती थी। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? उसने अचानक कहा, उस मिठास भरी मुस्कुराहट के साथ जो हमेशा मुझे बेबस कर देती थी। मैंने भी मुस्कराया। क्या पति अपनी खूबसूरत पत्नी को नहीं देख सकता? फ्लर्ट करना मत सीखना छोड़ा तूने? वो हंसी और लैपटॉप बंद कर मेरे पास आ गई। उसके कदमों में ऐसी लय थी कि मेरे विचार बिखर गए। फिर उसने मेरे जबड़े पर हाथ फेरा। उंगलियों के नीचे मेरी 2 दिन की दाढ़ी की खुरदुराहट थी। फिर से रुखे हो गए हो? वो धीरे से बोली। परेशानी लगा रहे हो? मैं परेशानी ही हूँ, मैंने कहा। उसकी हंसी नरम थी, साफ और बिना किसी डर के। मैंने उसका हाथ थामा और उसकी हथेली पर हल्का चुंबन दिया। यहीं रह, मैंने धीरे से कहा। मैं यहीं तो हूँ। हाँ, पर पूरी तरह यहीं। बिना कॉल्स, बिना डिस्टरबेंस। वो मुस्कराई। फिर सोच रहे डॉन रोमानो, अब क्या करोगे मुझसे? मैंने आंखों से संकेत दिया। क्या सचमुच जानना चाहती है? वो लाल पड़ी, और मैं मुस्करा गया। उसे अब भी शर्मिंदा कर पाना सबसे अच्छा एहसास था। पूरा दोपहर हम बस एक दूसरे के लिए थे। न डर, न योजना, न अतीत की परछाइयां। बस सांसें, हंसी और कभी भी ये विवाद कि कौन ज्यादा प्यार करता है। शाम तक वो मेरे सीने पर सिर रख कर सो गई। उसका हाथ मेरे दिल के ऊपर था। मैं हिला नहीं। मेरे जैसे आदमी के लिए शांति हमेशा सीमा के साथ आती है,
पर मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि शायद ये कभी न टूटे। सूरज ढल रहा था। मैं चुपचाप बिस्तर से उठा और बालकनी पर आ गया। आसमान सोने और लाल धारियों में रंग गया था। हवा में बारिश और धुएं की महक थी। कुछ पलों बाद टॉमस आ गया, हाथ में फाइल। चुप रहा, बस मेरे पास रखकर कहा, पालेर्मो क्लीनअप की रिपोर्ट। सब कंट्रोल में है, कोई गवाह नहीं। लेकिन मैं मुड़ा। लेकिन क्या? वो झिझका। मासिमो चुप है। मेरे चेहरे की शांति हल्की पड़ी। चुप मतलब? कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसके आदमी मौन। न शिपमेंट, न आदेश। जैसे रातों रात गायब हो गया हो। मेरी सांस गहरी हो गई। दुनिया की इस तरफ खामोशी कभी अमन नहीं होती, बस तूफान का इंतजार। शायद वो फिर से तैयार हो रहा है, मैंने कहा। रिकार्डो के खोने के बाद अपनी गिनती ठीक कर रहा होगा। या कद संभवत तेरे अगले कदम का इंतजार, टॉमस ने जोड़ा। मैंने सिगरेट से धुआं उगला, वो हवा में पिघल गया। उसे इंतजार करने दो। अब उसके पास कायदे का पत्थर भी नहीं। टॉमस ने सिर हिलाया, पर उसकी नजरों में संशय था। और कुछ है, उसने कहा। जूलियट्टा का संदेश आया है। मैंने सांस खींची। मौत की धमकी? 3। एक तेरे लिए, एक मीरा के लिए और एक डोना कार्मेला के लिए। मेरे होठों से कड़वी हंसी निकली। हमेशा नाटक की दीवानी रही। वो गुस्से में है। रिकार्डो की मौत ने उसे तोड़ दिया। अब वो रिक्चार्डी परिवार के बाकी लोगों से मिल रही है। मैं मुड़ा, चेहरे पर कठोरता आ गई। विटाले परिवार? हाँ। सूत्रों के मुताबिक वो मासिमो से हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है। जब सत्ता का सवाल हो तो खून का रिश्ता कुछ मतलब नहीं रखता। मेरी मुट्ठी कसी। गुस्सा थमा हुआ ज्वालामुखी था। जूलियट्टा पहले ही काफी ले चुकी थी। अब अगर वो फिर से कुछ सोचती है, तो इस बार राख से भी कुछ ना बचेगा। लूका को कह, हर कदम पर नजर रखे, मैंने कठोर स्वर में कहा। पर हस्तक्षेप न करे। अगर वो मासिमो से जुड़ रही है, तो जानना होगा उनका पैसा कहाँ से आ रहा है। हर सिक्का, हर छाया कंपनी। टॉमस ने सिर हिलाया। और अगर उसने मीरा की तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने एक क्षण के लिए भी सोचे बिना कहा, तू जानता है क्या करना है। वो चला गया। मैं वहीं खड़ा रहा, रात के अंधेरे में, बालकनी से दूर फैलते आसमान को देखते हुए। जो शांति दिन भर विला में थी, अब उसी में टूटी धड़कनों की आवाज थी। पीछे से दरवाजा खुला। मीरा की नींद से भरी आवाज आई, अब तक जाग रहे हो? मैं मुड़ा। हाँ, नींद नहीं आ रही। वो आकर मेरे सीने से लिपट गई। तो इस बार कुछ अच्छा सोचो। मैंने होठों पर मुस्कान लाई। जैसे तेरे बारे में? बिल्कुल। वो मुस्करा गई। और मैंने सोचा। थोड़ी देर के लिए मन में बस वो ही थी। वो शांति, वो आंखें, वो पल। लेकिन गहराई में जानता था मासिमो की ये खामोशी हार नहीं, इंतजार थी। और जब वो वार करेगा, उसकी आवाज इतनी तेज होगी कि पूरी दुनिया हिलेगी। पाठ 123। जेस जूलियट्टा को हटाना ऐसी चीज न थी जिसका जश्न मनाया जाए। ये कोई खुशी देने वाली घटना न थी, बस एक जरूरी काम था। वो बहुत दूर जा चुकी थी। झूठ फैला रही थी। मीरा तक अपनी बातें भेज रही थी। लोगों को फुसलाकर कह रही थी कि अब मैं काबू में न रहा। उसे लगता था वो हमारे परिवार की इकलौती पुत्री होकर अछूती रहेगी। वो गलत थी। टॉमस ने मुझे चेताया था, बस करिए, बॉस। अब हाथ साफ रखिए। काफी खून बह चुका है। इसे धीरे धीरे मिट जाने दीजिए। मैंने उसकी सलाह मान ली। जूलियट्टा का अंत किसी को समझ भी न आया।
एक रात रात्रिभोज का आमंत्रण आया। पुराना परिचित, वो जो मुझे कर्ज चुकाना था, मुस्कुराकर गिलास से वाइन भर रहा था। उस गिलास में था एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे किल करता है, आदमी को सोचने, घबराने और प्रार्थना करने का काफी वक्त देकर। 3 दिन बाद टॉमस अंदर आया। चेहरे पर वो निशान था जो कहते थे सब हो गया है। वो गई, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। अच्छा, ना संतोष, ना क्रोध, सिर्फ एक अंत, एक और भूत दफन, एक और जहरीला नाम कम हुआ मेरे परिवार से। फिर आई चुप्पी, वो जो शांति न होकर तूफान का संकेत देती है। मासिमो ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, न कॉल, न आदमी, न हिलचल। और यही सबसे खतरनाक था। शायद वो छिप गया है, टॉमस ने कहा। मासिमो कभी छिपता नहीं, मैंने धीरे से जवाब दिया। वो योजना बनाता है। मुझे इंतजार से नफरत थी। हर रात बालकनी से धुंध में ढका विला देखना ऐसा लगता था जैसे मैं किसी पिंजरे में बंद हूं। मुझे हलचल चाहिए थी, काबू चाहिए था। इसलिए मैंने फैसला किया, अब हम जा रहे थे। हम यहाँ से निकल रहे हैं, मैंने टॉमस से कहा। वो चौंका। पक्के हो? हाँ। काफी हो गया छिपना। मीरा को लॉस एंजेलिस ले जा रहा हूँ। क्या वहां सुरक्षित होगे? जितना यहाँ। बाकी सुरक्षा मैं दे लूंगा, मैंने कहा, खुद को ही सुनाते हुए। बात यहीं खत्म हो गई। जब मैंने डोना कार्मेला को बताया, वो बस शाम की चाय सांस लेते बोली, अच्छा है, अपनी जमीन पर दिमाग स्पष्ट चलता है। अगर मासिमो ने वार करना है तो वो तेरे इलाके में हो। मैंने कहा, यही इरादा है। वो धीरे से कह उठीं, संकोच मत करना। संकोच ने ही मुझे गोली खिलाई थी। उनकी आवाज शांत, पर शब्दों ने छाती के अंदर धंस किया। मुझे वो रात याद थी जब वो गिरी थी। वो बोली, मीरा को पसंद आया तेरा ये निर्णय। मैं झिझका, क्योंकि मीरा को मनाना सबसे मुश्किल था। उसने विला में एक अजीब सा सुकून पाया था। डोना की देखभाल, काम में खुद को रखना, दुनिया से दूर रहना। जब मैंने कहा, हम वापस एलए जा रहे हैं, वो बस धीरे से बोली, घर वापस? हाँ, मैंने कहा। घर? क्या अभी वक्त है? है, मैंने दृढ़ता से कहा। जूलियट खत्म है, मासिमो शांत है। अब हमें फिर से सांस लेनी है। उसने होठ दबाए, आंखों में एक सवाल बचा रहा, पर मैंने उसे पास खींच कहा, अब छिपना खत्म। वो मुस्कराई, पर चिंता अब भी उसी गहराई से झांक रही थी। और वो बात मुझे तोड़ गई थी जिसे मैं कह न सकता था, कि शांति बस कुछ दिनों की मेहमान है। शायद वो पहले से जानती थी। पैकिंग तक घर लग भूत जैसा खाली लग रहा था। बाक्स गलियारे में थमे थे, माँ की सामग्री कारों में। गार्ड्स अपनी लय में थे, कोई जल्दबाजी नहीं, बस नियोजित शांति। उड़ान शांत थी। आधी रात में मीरा ने सिर मेरे कंधे पर रखा और सो गई। उसके होंठ थोड़े खुले थे, हाथ मेरे बाह पर रुक गया था। मैं बस उसका चेहरा देखता रहा और सोचता रहा, अगर वो जानती सब कुछ तो क्या मुझसे अब भी प्यार करती? मुझे जवाब न चाहिए था। शायद डरता था। जब विमान उतरा, लॉस एंजेलिस की रोशनियां धुंध को चीर रही थी। घर। पेंटहाउस में पहुंचते ही टॉमस और आदमी अपनी तैनातियों में लग गए। मेरी माँ ने गेस्ट रूम संभाल लिया, शिकायत करते कि यहाँ की हवा बहुत सूखी है। और मीरा, वो सीधे बालकनी तक गई। धूप उसके बालों पर गिर रही थी, जैसे उसके आसपास कोई प्रकाश मंडल हो। लगभग भूल गई थी, ये नज़ारा कितना खूबसूरत था। वो धीरे से बोली। मैंने उसकी कमर थाम ली। आदत डाल ले, अब यहाँ से जाना नहीं। वो मुस्कराई। वादा?
वादा। काफी समय में पहली बार मैंने भी वो विश्वास महसूस किया। बाकी दिन एक साधारण मानव जीवन जैसे बीता। हंसी, थोड़ी बातें, पुराने डिब्बे खुल गए, यादें निकली। कुछ घंटों के लिए सब सामान्य लग रहा था। रात के समय मैं फिर बालकनी में था। शहर की बत्तियां धुंध के आर पार धड़कती नजर आ रही थी। कारों के इंजन, सायरन और संगीत सब एक धड़कन जैसे थी। मीरा आई, फिर से मेरी शर्ट पहने, थकी हुई। नींद नहीं आई। उसने कंधे पर चुंबन दे कहा, अभी नहीं, मैंने धीरे से जवाब दिया। वो मेरे पास बैठ गई, घुटनों को लिपटे हुए। सारा दिन चुप रहे हो। थका हुआ हूं। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। झूठ। कुछ गड़बड़ चल रही है। मैंने सांस ली। मासिमो की चुप्पी अच्छी नहीं लग रही। कुछ तूफान आ रहा है, वो धीरे से कह गई। शायद वो रुक गया हो। वो रुकने वाला नहीं, मैंने कहा। वो इंतजार करने वाला आदमी है। उसका हाथ और कस गया। तो हम तैयार रहेंगे। मैंने उसे देखा, वो कोमल और फिर भी मजबूत सी। एक क्षण को दुनिया हल्की लगी। मैंने उसका माथा चुमा। जा सो, मैं भी आता हूं। वादा। वादा। वो अंदर चली गई, दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ गई। मैं अभी भी वहीं था जब एकदम से नजर कांच पर ठहर गई। सामने की इमारत की छत पर एक लाल बिंदु धीमे धीमे झिलमिला रहा था। मैंने हिला न होंठ, न भौं, बस देखता रहा। फिर वो लाइट गायब हो गई। मैंने फोन उठाया। टॉमस। हाँ, बॉस। मैंने धीरे से कहा, मेहमान आ गए लगता है। लाइन के दूसरे छोर पर खामोशी छा गई। कितने करीब? उसने पूछा। मैंने आंखें बंद की। इतने करीब की शांति तो अब खत्म होगी। पार्ट 124। मीरा लॉस एंजेलिस लौटना घर लौटने जैसा लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। पेंटहाउस जैसा का तैसा था। वही चमकती फ्रिशें, वही कांच की खिड़कियां जिनसे शहर फैला था, वही महंगा सन्नाटा। फिर भी इस बार सब कुछ कहीं भारी सा लग रहा था। शायद वो खामोशी भी साथ आ गई थी जो हम इटली से लाए थे, जो त्वचा के अंदर तक घुस जाती है। और जेस कितनी ही बार कहलाता रहा, हम सुरक्षित हैं, फिर भी दिल नहीं मान रहा था। वो कहता था सब ठीक है। रिकार्डो गया, जूलियट्टा भी, मासिमो खामोश। और मैं जानती थी कि उसकी दुनिया में खामोशी का मतलब कभी अमन नहीं होता। फिर भी मैंने उस पर भरोसा करना चाहा। फिर से सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश की, पर सामान्य अब मेरे लिए था ही नहीं। हर सुबह जब धूप कांच से अंदर आती तो मैं उस बिस्तर में जागती जहां जेस का पक्ष हमेशा खाली होता था। चादरें गर्म रह जाती। वो फिर कहीं नीचे मीटिंग में या फोन पर किसी अज्ञात आवाज से बात कर रहा होता। वो बातें जिन्हें मुझे कभी सुनना न चाहिए था। कभी भी मैं खुद को शांत रखने के लिए बेकिंग करती, दालचीनी और शक्कर की खुशबू में खोकर खुद को वो लड़की माना जो कभी नाश्ते की दुकान पर अजनबियों को मुस्कराकर पेस्ट्री बेचती थी। पर हर कोने पर खड़े गार्ड उस वाप को तोड़ देते। अब वे और अधिक थे, चेहरे नए, नजरें और सख्त। पुरानी एस्टेट के आदमी न थे। ये लोग बोलते न थी, भावना न दिखाते, हर कदम मापकर उठाते। रात को हमारे कमरे के बाहर भी एक खड़ा रहता। एहतियात, जेस का जवाब था। पर किस चीज का एहतियात? मैंने कुछ न कहा, सिर हिलाया और फिर वही नाटक करने लगी कि सब ठीक है। लेकिन जब भी बालकनी पर जाती थी, ऐसा लगता था कोई मुझे देख रहा है। लॉबी में नीचे उतरती तो हर रोज सड़क पार वही काली कार दिखती, उसी जगह, बिना प्लेट के, सुन्न सी खड़ी। किसकी थी कोई न कह सका। बेचैनी धीरे धीरे सीने में घर कर गई।
डोना कार्मेला ने भी इसे महसूस किया। वो अब ठीक थी, पर अब भी वो ही एकमात्र व्यक्ति थी जो जेस के साथ बिना दीवार लगे बात कर सकती थी। उस दोपहर जब वो मुझे खिड़की के पास खड़ा देख रही थी, तो कह उठीन, फिर से पैदल घूम रही हो, मेरी बेल। मैं मुड़ी, होंठों पर छोटी सी मुस्कान लाई। माफ कीजिए, बस अब शांत बैठा नहीं जाता। जेस की चिंता है ना? उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा। मैंने कुछ छिपाने की कोशिश की। मुझे उस पर भरोसा है, उन्होंने धीरे से कहा। भरोसा और डर एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होते, प्यारी लड़की। दोनों साथ भी रह सकते हैं। उन्होंने संकेत कर मुझे अपने पास बैठाया। जानती हो, जेस कैसा था जब वो छोटा था? मैंने सिर हिलाया। बहुत शांत, रोमानो परिवार के लिए शायद कुछ ज्यादा ही। विक्टोरियो चिल्लाता तो बाकी लड़के सहम जाते थे, पर जेस बस देखता रहता। डर नहीं, गिन रहा होता था कब वो इतना बड़ा होगा कि किसी का आदेश मानना न पड़े। बिल्कुल वो ही जेस। मैं हंसी, वो भी हंसी। एक बार वो 8 साल का था, शतरंज खेला अपने पिता से। 5 चालों में हार गया। न रोया, न बोला। कमरे में गया और घंटों बंद। जब लौटा, फिर से खेलने का आमंत्रण दिया और जीता। मेरे मन में एक छोटा सा जेस दिखा, जिद्दी, शांत और अपने अंदर आग जलाए हुए। वो ऐसा ही रहा है, डोना ने कहा। सोचता है, गणना करता है, फिर चलता है, और उसकी एक हरकत ही काफी होती है। आवाज में गर्व था, पर छाया डर की भी। उन्होंने धीरे से जोड़ा, अगर वो बेचैन है, तो इसका मतलब है वो कुछ तैयार कर रहा है। सावधान रह, मेरे बेल। हमारी दुनिया में शांति कभी सचमुच शांत नहीं होती। उनके शब्द मस्तिष्क में गूंजते रहे, यहाँ तक कि वो सो गईं। रात को मुझे नींद न आई। किताबें, संगीत, सब बेकार। जेस शाम से मीटिंग में था और अभी तक लौटा न था। मध्यरात्रि बीत चुकी थी। हर आवाज, हवा, छोटा कदम, शीशों का कंपना, सब अलग भयावह लग रहा था। मैंने उसकी शर्ट पकड़ी और धीरे से कहा, कहाँ हो तुम, जेस? तभी फोन कांप उठा। दर्द भरी धड़कन रुकी। नाम दिखा, जेस रोमानो। मैंने जल्दी से उठाया। जेस, उसकी गहरी आवाज आई, थकी पर स्थिर। मिया कारा। मेरे अंदर से सांस निकली। डरा दिया तुमने। कई घंटे हो गए थे। माफ कर दो। अभी उतरा हूं। पीछे इंजन की आवाज थी। आसपास आदमी बोल रहे थे। सब ठीक है। सच? हाँ। तुम बहुत चिंतित लग रही हो। क्यों की हूं? मैंने कहा। कुछ ठीक नहीं लग रहा। बहुत शांति है यहाँ। ऐसा लगता जैसे सब रुक गया है। कई सेकंड वो चुप रहा। फिर धीमी आवाज आई, लगभग खत्म है, मीरा। बस कुछ बंदोबस्त बाकी है। मेरा दिल सिकुड़ा। फिर घर आ जाओगे? हाँ। उसके बाद घर आऊंगा। उसकी आवाज में यकीन था और मैंने विश्वास कर लिया। ठीक है, मैंने मध्यम कहा। आराम कर, मिया कारा। डोना के पास रहना। टॉमस के सिवा किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। मुझे तेरी कमी महसूस हो रही है। मुझे और ज्यादा, उसने कहा और कॉल कट गई। मैं लंबे समय तक खिड़की के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखती रही। डोना के शब्द दिमाग में बज रहे थे। तूफान से पहले की शांति कभी असली नहीं होती। और कुछ भीतर कह रहा था, वो सही थी। क्योंकि भले ही जेस की आवाज ने मुझे शांत किया, पर कॉल के बाद की चुप्पी किसी आगमन की आहट थी। घंटों बाद फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अचानक मैंने सोचा जेस होगा। दिल तेज धड़का। फोन उठाया, पर स्क्रीन पर लिखा था, अज्ञात नंबर।
कुछ पल मैं बस देखती रही, फिर हिम्मत कर संदेश खोला। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, बस 7 शब्द, जिन्होंने दिल की धड़कन रोकी दी। मैं जमी रही, वही पंक्ति फिर से पढ़ी, बार बार। अर्थ धुंधले हो गए पर डर नहीं। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, पहला विचार मासिमो था। आयद वो, पर क्या वो इतना नीचे आ सकता है? फोन हाथ से लगभग फिसल गया। समय देखा, फिर इनबॉक्स, कोई पुराना मैसेज नहीं, सिर्फ वही एक लाइन, अचानक जैसे आसमान से गिरी हो। मैंने पागलों की तरह चहलकदमी की। घर एकदम बड़ा लग रहा था, खाली। हर कोना मुझे ताक रहा था। न कोई नाम, न नंबर, सिर्फ डर। पहला विचार था जेस को कॉल करूं, पर रुक गई। वो पहले ही खतरे में था और मैं अपनी परेशानी उस पर न डाल सकती थी। खिड़की की तरफ देखा, सामने वही काली कार, बिल्कुल स्थिर, इंजन बंद, कांच गहरे, जैसे वो सांस भी न ले रही हो पर देख रही हो मुझे। मुझे समय का अंदाजा ही न रहा। मैं उसी जगह खड़ी रही जब तक फोन फिर कांपा। दिल उछल गया। इस बार नया मैसेज था, जेस का। मीटिंग पहुंच गया, अंदर ही रहो, जल्द कॉल करूंगा। सांसें थोड़ी संतुलित हुईं। मैं सोफे पर गिर पड़ी, पर हाथ अब भी कांप रहा था। उसे पढ़कर सुकून आना चाहिए था पर नहीं आ रहा था, क्योंकि दूसरा संदेश अब भी मन में गूंज रहा था। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। मैंने चारों तरफ देखा। पेंटहाउस में सन्नाटा था, खिड़कियों में बस अपना अक्स। मुझे पता था ये सिर्फ खेल नहीं। कोई जानता था कि हम लौट आए हैं। सबसे संभावना यही थी कि वो मासिमो था। क्यों नहीं छोड़ देते हमें अब? मैंने धीरे से कहा। आवाज थकान से भरी थी। खुदा, अब तो इसे खत्म कर दो। पाठ 125। मीरा और जेस। मीरा का दृष्टिकोण। नींद उस रात कहीं से न आई। पेंटहाउस की हर चरमराहट, हर हवा का झोंका मुझे सहानुभूति नहीं, डर दे रहा था। उसी संदेश की 7 लाइनें अब भी दिमाग में टंकी थी। मैंने वो डिलीट कर दी थी, जैसे वो कभी आई ही न हो, पर हर बार आंखें बंद करती तो वो ही दिखाई देता। अगली सुबह मैंने सामान्य दिखने की कोशिश की। कॉफी बनाई, चादरें तह कीं, कामवाली का इंतजार न किया। चेहरे पर मुस्कान रखी, दिल पर नहीं। पर हर आवाज दिल की धड़कन बढ़ा देती। एलिवेटर की हर डिंग पर लगता, अब कुछ हो जाएगा। दोपहर तक फिर से चहलकदमी। गार्ड्स जो दरवाजे के बाहर थे, अब पहले से भी ज्यादा तनाव में लग रहे थे। हाथ बार बार हथियार तक जा रहे थे। हवा में कुछ बदल गया था, ऐसा जैसे आंधी से पहले का भारी सन्नाटा। जेस को कॉल करने का विचार भी आया, पर उसकी आवाज अब भी कानों में थी। अंदर रहो, मिया कारा, टॉमस के सिवा किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। इसलिए मैंने अपने आप को काबू में रखने की कोशिश की। डोना के साथ बैठी, पर वो भी बेचैन थी। वो अपनी किताब में से नजर उठाकर धीरे से बोली, बहुत शांत है, नीचे लोग। कौन? मैंने पूछा। गार्ड सा। जब आदमी इस तरह खामोश हो जाते हैं, मिरेबेल, मतलब मुसीबत करीब है। दिल तेज धड़का। क्या वो मासिमो हो सकता है? उनका चेहरा कठोर हो गया। हमारी दुनिया में भूत कभी सच में मरते नहीं। अगर वो चुप है, तो इसलिए कि वापसी की तैयारी हो रही है, वो कह गई, पर उनके शब्द कमरे में ठहर गए। मेरा मन भी वैसे ही। शाम तक टॉमस कुछ आदमी ले जा चुका था और हम सिर्फ कुछ गार्ड्स के साथ थे। फिर जब मैं ऊपर जाने को मुड़ी, फोन कांप उठा। अज्ञात नंबर। उंगलियां रुक गईं।
1 सेकंड नहीं, कई बीते, फिर खोला। इस बार लाइनें लंबी थी। उसे पता ही नहीं क्या होने वाला है, गला सूख गया। मैंने जेस को कॉल किया, सीधे वॉइसमेल। फिर दोबारा, कुछ नहीं। पैर कमजोर हो गए, सोफे पर गिर पड़ी। डोना ने चेहरा देखकर सवाल पूछने की जरूरत न समझी। क्या हुआ? मैंने स्क्रीन घुमा दी। उसने लिया और धीरे से कहा, हर दरवाजा बंद करो। अभी। हम दोनों ने मिलकर दरवाजे लॉक किए, पर्दे गिराए, बालकनी की लाइट्स बुझाईं। गार्ड्स बस एक दूसरे को देख रहे थे। संध्या तक कुछ नया शोर गूंजा, दूर कहीं टायरों की चरमराहट, आवाजें तेज और घबराई सी। मैं खिड़की की तरफ भागी ही थी कि एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मीरा। जिस पल मैंने वो सुना, सब थम गया। जेस, मैंने चिल्लाया और दौड़ पड़ी। एलिवेटर खुला। वो निकला, काला सूट थोड़ा मुड़ा, आंखें थकी पर जिंदा। बस उसे देखकर विश्व ठहर गया। मैं उससे टकराई, उसकी बाहें तुरंत मेरे चारों तरफ। सांसें रुक गईं। सोचा था कुछ हो गया, मैंने फुसफुसाया। उसने भी गहरी सांस छोड़ी, लगभग। चेहरे पर थकान भी थी और तूफान की आहट भी। डोना की आवाज पीछे गूंजी। तो शैतान वापस आ गया, उन्होंने ठंडे व्यंग्य में कहा, पर आंखें नरम थी। जेस हंसा। आपने याद किया, माँ? इतना भी मत सोचो, वो बोली। मैं हल्की हंसी हंसी, पर अंदर की कसक वैसी ही रही। और तभी टॉमस भी दरवाजे से आ गया, चेहरे पर बनावटी गुस्सा। फिर से ये अभिनय सामने ही। भोजन के बाद इतना ड्रामा, सभी हंसे, थोड़ी देर के लिए सांस आसान हो गई। जेस ने मेरा माथा चुमा। सब कुछ शांत से दिखा। शायद बस भ्रम था, पर इस दुनिया में ऐसे पल कभी लंबे न होते। जेस का दृष्टिकोण मीरा को फिर से बाहों में लपेटना ही कई दिनों की थकान का इलाज था। उसकी खुशबू, उसकी सांस मुझे फिर से जिंदा कर रही थी। पर उसी पहली धड़कन में महसूस हो गया कुछ गलत था। उसने कहा, कुछ कहा भी नहीं, पर उसकी आंखों में देखते ही पता चल गया कोई छाया हमारे पीछे आ गई है। उसने मुझे फोन दिया। 2 मैसेज थे। पहला, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। दूसरा, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है। पढ़ते ही शरीर जड़ सा हो गया। कौन भेजा इसे? पता नहीं, न नाम न नंबर, वो धीरे से बोली। कब मिला ये? करीब 1 घंटा पहले। टॉमस कंधे से लग ही था। उसने आदेश दिया, हर आने जाने वाला कॉल, हर संदेश खा जो लाइन की हिस्ट्री में है, सब ट्रेस करो। अभी। मैंने समय न लिया। मीरा की ओर देखा। तूने मुझे बताना सही किया। ये मतलब क्या है? इसका मतलब है मासिमो पहले से करीब है। वो फीकी पड़ी। पर तुमने कहा था वो। मैंने बीच में रोका। खामोशी उसका हथियार है। वो ठहरा नहीं, तैयारी में है। कुछ पलों बाद टॉमस लौटा, चेहरा उदास। घोस्ट लाइन से भेजा गया मैसेज। कहीं ट्रेस न हो पाएगा। काफी साफ काम है। मेरे अंदर वो पुरानी ठंडी आग जल उठी। मासिमो फिर से खेले जा रहा था, मीरा को डराकर, मुझे भड़काकर। पर अब की बार ये उसका आखिरी खेल होगा। मैं ऊपर गया और वापस आते तक घर की हवा बदल चुकी थी। आदेश, रेडियो, गोला बारूद की जांच, हर चीज प्रणालीबद्ध। मैं बालकनी तक पहुंचा, नजर शहर पर। लॉस एंजेलिस की बत्तियां क्यों लगी जैसे वो ही युद्ध क्षेत्र हो। मैंने सिगरेट जलाई, वो जिससे मीरा ने कसम दिलवाई थी। धुआं आसमान में घुला। सोचा, मीरा के बारे में, उसकी मुस्कान और उसके उस विश्वास के बारे में जो हर बार मेरे गुनाह को ढक देता है।
वो मेरा सुकून भी थी, कमजोरी भी, और मासिमो ये जानता था। मैंने सिगरेट बुझाई, सब समाप्त करने का निश्चय कर लिया। मैंने टॉमस से कहा, पायलट को बोलो, आज रात ही उड़ान होगी। कहाँ जा रहे हो? मीरा की आवाज कंप गई। मैंने उत्तर दिया, पालेर्मो रिकार्डो के लिए था। अब मासिमो की बारी है। वो पीछे हटी। नहीं, अब नहीं, काफी हुआ। मैंने उसके गाल पर हाथ रखा। मुझे इसका अंत करना होगा प्यारी। वो बहुत करीब आ गया है। उसकी आंखों में आंसू चमक गए। कृपया छोड़ दो ये सब। अगर मैं छोड़ दूं तो वो हम तक पहुंच जाएगा, मैंने धीरे से कहा। और वो मैं नहीं होने दे सकता। वो कुछ कहती इसके पहले मैंने उसे चूमा, कड़वा, पूरा, तेज। वो चुंबन जिसमें कोई शब्द की गुंजाइश न रही। फिर मैंने माथा उसके साथ लगाया। मैं वापस आऊंगा, मैंने धीरे से कहा। कसम है। जब पीछे मुड़ा, हर कदम जहन्नुम जैसा भारी लग रहा था, पर मन में एक ही विचार था। मासिमो अब सीमा खींच चुका था, और इस बार वो सीमा मिटाने में खुद जा रहा था। पार्ट 126। मीरा जेस में कुछ बदल गया था। शब्दों में कह ना सकती थी, पर महसूस हो रहा था। वो ठंडा नहीं था, बस चुप था, ऐसी चुप्पी जो खामोश न हो, खतरनाक हो, जैसे बिजली पड़ने से पहले आसमान का ठहराव। वो पालेर्मो नहीं गया था। टॉमस के हिसाब से आखिरी पल पर विचार बदल दिया था और घर लौटा था। मुझे सुकून तो मिला, पर डर भी था। अब वो रातों में खिड़की के पास खड़ा रहता, शहर की रोशनी देखता, हाथ में फोन और विस्की का गिलास। कांच पर गिरती उस रोशनी में वो चेहरा वैसा ही दिखता था जिसे मैं पहचानती थी। वो जो सोचता बहुत ज्यादा थी। पहले मैंने कुछ न कहा। जानती थी उसकी चुप्पी मतलब वो योजना बना रहा है। पर अब वो चुप्पी कुछ और कह रही थी, भारी, थकी और छिपी हुई। जब भी पूछती, वो हल्की मुस्कान के साथ कहता, चिंता मत करो मिया कारा। पर मैं जानती थी, हमेशा चिंता करने की वजह रहती थी। पिछले कुछ दिनों में पेंट हाउस भी अलग हो गया था। नए लोग आ गए थे, आम गॉड्स नहीं, कुछ अनजान चेहरे। वे तेज, चुप और अदृश्य जैसे हवा में घुल जाते। जब भी मैं किसी कमरे में जाती, बातें रुक जाती, फोन साइलेंट हो जाते, नजरें झुक जाती। मुझे नफरत थी उस एहसास से, अपने ही घर में भूत जैसा लगना। यहाँ तक कि टॉमस भी अब मुझसे कट रहा था। कभी वो ही थो जो साधारण लहजे में बात कर लेता था। अब वो भी तनाव में था, जेस के प्रति अति वफादार, पर नजरों में कुछ खटक रहा था। उस दोपहर मैंने सोचा, सीधे पूछ लूं। वो दोनों स्टडी में थे। मैं अंदर गई तो दोनों मुझे देख रहे थे। हवा में तनाव था। क्या चाल चल रहे हो? मैंने धीरे से कहा। टॉमस ने जेस की तरफ देखा, मानो अनुमति मांगी। जेस की नजर बस एक क्षण की थी, पर इतनी तीखी कि वो चुप हो गया। कुछ नहीं, जेस ने फाइल रख कहा। बस लॉजिस्टिक्स देख रहे हैं। किस चीज के लॉजिस्टिक्स? मैंने जवाब कसा। तेरी सुरक्षा के। उसका स्वर शांत था, बहुत ज्यादा शांत। ये वही शांति थी जिससे मुझे डर लगता था। जेस, मैंने धीरे से कहा, तुम कुछ छिपा रहे हो। वो आकर मेरा हाथ पकड़ लिया, अंगूठे से मेरी उंगलियों को सहलाते हुए बोला, मुझ पर भरोसा करती हो ना? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। तो अभी भी करो। कुछ चीजें तब तक न जानना बेहतर होती हैं जब तक खत्म न हो जाए। उसके स्वर का वजन इतना भारी था कि मैं कुछ कह ही न पाई। सिर्फ सिर हिलाया और बाहर आ गई। पर दरवाजे के ठीक बाहर रुक गई। उनकी आवाजें धीमी थी, पर मुझे सुनाई दी। टॉमस कह रहा था, आप वाकई उसे चारे की तरह उपयोग कर रहे हैं। शब्द ने मुझे अंदर से सुन्न कर दिया।
जेस का स्वर धीमा पर खतरनाक था। वो मेरे लिए नहीं आएगा, उसके लिए आएगा। और जब वो आएगा, मैं इंतजार करूंगा। दिल थम गया। छाती पर हाथ रखा, सांस भूल गई। चारा, यह शब्द, ये चित्कार था। मैं धीरे से हटी, दीवार से टेक लगाई। कमरा घूम रहा था। वो कुछ योजना बना रहा था और कहीं ना कहीं मैं भी उसका हिस्सा थी। उस रात नींद कहाँ थी? हर बार आंखें बंद करती तो टॉमस की आवाज गूंजती, आप वाकई उसे चारा बना रहे हैं? और जेस का शांत उत्तर मुझे टुकड़े टुकड़े कर देता। मुझे पता था वो मुझ पर संकट जानबूझकर न लाएगा, पर जब बात युद्ध और प्यार दोनों की हो तो जेस सबसे निर्दयी हो जाता था। सुबह आई पर सुकून नहीं। चादर पर उसकी सुगंध थी पर वो गायब था। मैं खिड़की तक गई। नीचे देखा, वही ब्लैक एसयूवी जो कई दिनों से खड़ी थी, अभी नहीं थी। अब वहां एक सफेद वैन थी जिसे मैं पहचानती न थी। सब कुछ सामान्य लगता था, पर इस दुनिया में सामान्य का मतलब कुछ न था। शाम को वो लौटा, कोट कंधे पर, चेहरे पर थकान। मुझसे बस इतना कहा, मैं देर से खाना खाऊंगा, और अपने ऑफिस में बंद हो गया। रात को करीब 12 के आसपास वो वापस आया। मैं सोने का नाटक कर रही थी। गद्दा थोड़ा झुका जब वो मेरे पास आकर लेट गया। उसने मेरी बाह छुई और धीरे से कहा, तू जाग रही है? मैंने धीरे से बोला, जब तुम मुझसे नजर ही नहीं मिलाते तो नींद कैसे आए? वो लंबी सांस ले गया। बस कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जेस, कृपया ऐसा कुछ मत करना जिससे मैं टूट जाऊं। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा पर ठहर गईं। फिर उसने धीरे से मेरे कंधे पर चुंबन किया और कहा, कभी नहीं। पर उसकी धड़कनों ने कहा, वो पहले ही कहीं और था। युद्ध में, सोच में, भविष्य में। और मैं, उसकी बाहों में भी, उससे कभी इतनी दूर न रही थी। पाठ 127। जेस, हर बड़ी जीत एक झूठ से शुरू होती है। और इस बार इस झूठ को परफेक्ट होना था। मैंने पिछले 2 दिनों में इसे शब्द दर शब्द, चाल दर चाल, इस तरह तैयार किया था कि वह रास्ता इतना ठोस हो जाए कि खुद शैतान भी उसका पीछा कर ले। जूलियट्टा की मौत के बाद मासिमो बहुत शांत हो गया था, बहुत ज्यादा शांत। और हमारी दुनिया में खामोशी कभी हार नहीं होती। यह हमेशा खून बहने से पहले की एक चुप्पी थी। इसलिए मैंने तय किया उसकी ही भाषा में बात करूंगा। डर, लालच, ताकत। सबसे पहला काम था नेपल्स में तैनात अपने एक आदमी से सिक्योर लाइन एक्टिवेट करवाना। उसी रूट से जिससे 1 साल पहले मासिमो तक सिसिली के पोर्ट्स की खबर पहुंची थी। इस बार सूचना के भीतर छुपा जहर था जो उपहार के तौर पर भेजना था। मैंने खुद मैसेज टाइप किया, संक्षिप्त, तीखा, इतना खतरनाक कि छुप जाए, पर इतना मुमकिन कि सामने वाला उसकी लालच में आ जाए। मीरा रोमानो निकलना चाहती है। वो तुम्हारे दुश्मन का ठिकाना अपनी आजादी के बदले देगी। जवाब आने में देर नहीं लगी। मासिमो का जाल हर जगह फैला था। कुछ ही घंटों में उसके वफादारों के बीच हल्की फुसफुसाहटें फैलने लगी। और जैसे घड़ी की सुइयों के साथ उसकी जिज्ञासा उसे सतह पर खींच लाई। यही मुझे चाहिए था, उसे बाहर निकालना। मगर सब कुछ इतना बारीकी से तय करने के बाद भी मैंने कोई सुकून नहीं पाया। हर बार जब मैं उस संदेश के बारे में सोचता, मुझे मीरा का चेहरा दिखता, उसकी आवाज सुनाई देती। कल रात की उसकी बातें याद आतीं। प्लीज, ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे चोट पहुंचे। अगर उसे पता चलता मैं उसके नाम का इस तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, तो शायद वह मुझसे नफरत करेगी।
और उसका ऐसा करना ठीक भी होगा। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मेज पर रखे खाली ग्लास को घूरता हुआ। कमरे में हल्की रोशनी थी और नीच शोर कर रहा शहर था। टॉमस सामने बैठा था, हाथ बांधे, चेहरा सख्त। क्या तुम्हें पक्का यकीन है वह फंसेगा? आखिरकार टॉमस ने पूछा। फंसेगा, मैंने कहा। वह हमेशा से मुझे वहीं चोट पहुंचाने की कोशिश में था जहां यह सबसे ज्यादा दर्द दे। यही मौका है उसके लिए मुझे शर्मिंदा करने और मेरा सब कुछ छीनने का। हाँ, टॉमस ने बुदबुदाया, पर इस बार जो तुम्हारा है वह एक ऐसी औरत है जिससे तुम सचमुच प्यार करते हो। मैंने उसकी तरफ देखा, मगर वह पीछे नहीं हटा। वह कभी नहीं हटता था। उसने गहरी सांस ली, बालों में हाथ फेरा। जेस, अगर यह गलत हो गया तो? अगर नहीं होगा, मैंने बीच में ही काट दिया, यह भूलते हुए कि वह मुझे बॉस नहीं कह रहा था। मैंने हर पहलू कवर कर लिया है, तुम हमेशा यही कहते हो। और फिर सब कुछ फट पड़ता है, उसने पलटकर जवाब दिया। मेरे चेहरे पर फीकी मुस्कान आई। शायद इस बार नहीं फटे। वह कई क्षणों तक देखता रहा, फिर लंबी सांस छोड़ी। तुम आग से खेल रहे हो, बॉस। और इस बार आग ऊपर उस कमरे में मौजूद औरत जैसी दिख रही है। मैंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह सही था। मीरा इसके लायक नहीं थी। उसका इसलिए इस्तेमाल किया जाना, भले ही सिद्धांत में सही नहीं था, मगर सच यही था, वह पहले से ही निशाना बन चुकी थी। मासिमो ने यह बात तथ्य बना दी थी जब उसने वो धमकी भरे संदेश भेजे थे। अगर मैं अब इसे न रोको तो वह उसे कोई और रास्ते से निशाना बना ही लेता। मैं मंच खुद तैयार करना चाहता था, लड़ाई का मैदान उसे चुनने देना नहीं। योजना डिजाइन में बहुत साधारण थी और अंजाम में निर्मम थी। हम शहर के बाहरी हिस्से में एक छोड़ चुके होटल का इस्तेमाल करने वाले थे। कभी भव्य रहा वह ढांचा अब वक्त और उपेक्षा से खोखला था। मेरे आदमियों ने कई दिनों पहले ही उसे पूरी तरह जांच लिया, हर मंजिल, हर निकास, हर कोना। दीवारें खोखली, गलियारे संकरे, नियंत्रण और अराजकता के लिए परफेक्ट। हमने मासिमो को विश्वास दिलाया कि मीरा वहां बंद है। वह अपने आदमियों के साथ आएगा, शायद एक दर्जन से भी कम, और यह उम्मीद करेगा कि वह मेरी लोकेशन अपने होठों पर लिए बैठेगी। मगर उसे मैं मिलूंगा। जब टॉमस और मैं उस शाम पहुंचे, बारिश फिर से तेज थी। छत पर लगातार गिरती, रेगिस्तानी सी ठंडी, खाली गलियों में गूंजती। पूरी जगह बारूद और धूल की गंध से भरी थी। मेरा दिमाग मीरा की ओर जाने लगा, उड़ान भर दौरान, और यहाँ तक पहुँचते तक वह बहुत शांत थी। मैं उसे यहाँ लाना नहीं चाहता था, लेकिन पीछे छोड़ना और भी खतरनाक था। मासिमो की नजरें हर जगह थी, और अगर उसे पता चल जाता कि वह वहीं नहीं है जहां उसे होना चाहिए, सारा प्लान चौपट हो जाता। कई घंटे बाद मेरे आदमी पहले ही हर पोजीशन पर थे। परिधि बंद, स्नाइपर्स हर ऊंचाई पर, गाड़ियां औंधी पहाड़ी के पीछे छिपाई हुई। जाल अब जिंदा था, बस अपने शिकार का इंतजार था। टॉमस मेरे साथ मुख्य हॉल में आया। फर्श टूटा हुआ संगमरमर था, बस इमरजेंसी लाइट की धुंधली रोशनी में झिलमिलाता। बीच में एक अलग कुर्सी थी, कैद का इल्यूजन। कुछ रस्सियों के टुकड़े और असलीपन के लिए एक बूंद लहू। यह झूठ अपने आप को बेचने के लिए काफी था। सबसे पहले टॉमस ने चुप्पी तोड़ी। अगर वह तुम्हें माफ नहीं करेगी तो? मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस उस कुर्सी को घूरता रहा। वह खाली जगह जो मासिमो के दिमाग में उस औरत की थी जिसे मैं प्यार करता था। माफ कर देगी, मैंने अंत में कहा। अगर मैं जिंदा रहा तो माफी मांग लूंगा। उसने फीकापन भरी हंसी हंसी। ये बड़ा अगर है।
अब की बार मैंने उसकी तरफ देखा, चेहरा अनपढ़ सा बना। तो फिर ऐसा न होने दो। हमने फिर एक बार हर पोजीशन, हर टाइमिंग, हर एस्केप रूट दोहराए। सटीकता ही जीवन देती है। जब तुम्हारा पालन पोषण विक्टोरियो रोमानो जैसा बाप करता है, तो तुम जल्दी सीख जाते हो कि परफेक्शन कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। ठीक 10:14 बजे मेरे ईयरपीस में पहली रिपोर्ट आई। काफिला दिखाई दिया। 5 वाहन, उत्तर दिशा से। दुनिया धीमी हो गई। बारिश की आवाज धीमी हो गई। यहाँ तक कि मेरी धड़कन भी शांत हो गई। मैं बालकनी की ओर बढ़ा। नीचे सड़क पर हेडलाइंस कोहरे में चीरती हुई दिखीं। मेरे आदमी घटों में छिपे, पर हर जगह मौजूद। मासिमो ने चारा निगल लिया था। मुझे जीत महसूस करनी चाहिए थी। तसल्ली, संतोष, कुछ तो। लेकिन सिर्फ वही पुरानी कसक महसूस हो रही थी, जो इस जिंदगी की हर जीत की बहुत ऊंची कीमत से आती है। मेरी उंगलियां रेलिंग पर कस गईं, जैसे काफिला करीब आ रहा हो। पीछे से टॉमस की आवाज आई, शांत, शो शुरू हो। मैंने जवाब नहीं दिया। बस देखा, कारें एक के बाद एक बारिश में बिजली सी दमकती खिसकती रहीं। मासिमो आ रहा था, और जब तक उसे हकीकत समझ में आती, बहुत देर हो चुकी होती। पार्ट 128 मीरा कमरे में धूल और पुराने धुएं की गंध थी। दीवारें छिल गई थी। जगह-जगह उखड़ा हुआ वॉलपेपर ऐसे अटका था जैसे कोई भटकती आत्मा पीछे छूट गई हो। ऊपर एक अकेला बल्ब टिमटिमा रहा था, जो उसकी आखिरी सांस पर लगा था। मेरा सिर घूम रहा था। आखिरी चीज जो मुझे याद थी वो थी जेस की आवाज, मुझ पर भरोसा करो। फिर अंधकार। अब यहाँ मैं एक पुरानी डाइनिंग चेयर पर बैठी थी, हथेलियों में दर्द। शायद मैंने जोर से पकड़ा था। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा उसे सुन सकता है। ये सब जेस की योजना का हिस्सा है। यही खुद को बार बार समझा रही थी, भले ही डर गले में फंसता जा रहा था। उसने कहा था कि सब जेस के काबू में है, लेकिन मेरी धड़कनों या ठंडी हवा में कोई काबू नहीं था। फिर कदमों की आवाज आई। वे धीरे धीरे आ रहे थे। दरवाजे की ओर जैसे डर की लहर रीढ़ में दौड़ गई। भारी लोहे की कड़ी कर्कश आवाज में खुली। बाहर की चांदनी की हल्की रेखा कमरे में आई। मासिमो। वह अंदर ऐसे आया जैसे यह उसका ही घर हो। उसका कोट फर्श की टूटी टाइल्स पर घिसटा। उसके चेहरे पर धीमी और क्रूर मुस्कान थी। वह मुस्कान जिसे देखकर कोई भी समझ जाता कि वह इस पूरे खेल का मजा ले रहा है। तो उसने धीमी आवाज में कहा, दरवाजा बंद करते हुए, खूंखार मिसेज रोमानो, कितने साल बाद मिल रहे हैं। मैंने उसे घूरा और फिर नजरें दूसरी ओर कर ली। वह मेरी ओर भेड़िए की तरह घूमा, वैसे जैसे शिकार जा घिर चुकी हो। उसका वजूद कमरे में धुएं सा फैल गया। दम घोटता अभिमान लिए, मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हें ठीक से देखने का, उसने कहा। तुमने अच्छा खासा झमेला किया है, पता है। मैं आगे देखती रही, चुपचाप। डरने की जरूरत नहीं। उसने सिर झुकाया। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया। मुझे बस बात करनी है। बात? मैंने लगभग आंखें घुमा ली। वह शब्द उसके मुंह से अजीब लग रहे थे, महीनों से जिसने सिर्फ तबाही मचाई थी। वह पास आया, धड़कन और तेज। लोग कहते हैं, तुम हमेशा उसके लिए वफादार रहोगी। आखिर में हर कोई टूटता है, मैं नहीं। मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। आवाज पहले से सहज और कड़ी थी। तुम मुझे उतना नहीं जानते, मासिमो। उसका चेहरा और चौड़ा हुआ। सही कह रही हो। नहीं जानता। लेकिन जेस जानता है। और उसने तुम्हें
इस संसार में लाकर बड़ी गलती की है। वह झुका, मैं उसकी ठोड़ी पर पड़े हल्के कट को साफ देख सकती थी। बताओ मीरा, क्या वह तुम्हें कभी सच बताता है अपने किए हुए पापों का? आगे क्या करने जा रहा है? मेरे हाथ मुट्ठी में भींच गए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। फर्क इस बात से है कि वह किसे बचा रहा है। मासिमो ने ठंडी हंसी में कहा, प्यार, सबसे सुंदर ज़हर, मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता था। तुमने मुझे ठुकराया, मैंने मुंह बिचका दिया। रानी बनाना? तुम सिर्फ अपनी बिसात पर प्यादे चाहते थे। अपने झूठ बचा कर रखो उनके लिए जो मूर्ख हैं। वह गहराई से हंसा, रीढ़ में ठंडक गई। पर मैं डरी नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास था मेरा पति मुझे बचा लेगा। उसने वादा किया था, अब भी उतनी ही झगड़ालू हो। मुझे पसंद है। उसने मेरे बालों में हाथ फेरा। हाथ हटाओ, मैं तड़प कर बोली, पर बंधी थी। और अगर न हटाऊं तो? कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया। फिर एक तेज धातु की क्लिक की गूंज उभरी। मासिमो एक पल को थम गया। मैंने सांस रोक ली। उसने गर्दन घुमाकर दूर कोने की छाया देखी। अंधेरे से जेस बाहर आया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, राहत दिल में समा गई। उसकी एक झलक से ही मैं सुरक्षित महसूस करने लगी। वह शांत था, बहुत ज्यादा। ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में, चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन आंखों में ठंडी आग थी। वह मेरी ओर नहीं, केवल मासिमो को देख रहा था, ऐसा मानो इसी क्षण का इंतजार था। मासिमो फिर मुस्कराया, पर इस बार वह मुस्कान डगमगा गई। आखिरकार भूत भी आ गया। भूत नहीं, जेस ने धीरे से कहा, बस वो आदमी जो भागना बंद कर चुका है। उनके बीच की हवा बिजली सी थी। दो तूफान टकरा रहे थे, सालों की गद्दारी व बदला एक जगह आ गया। मासिमो ने बाहें फैला दी। क्या सच में सोचते हो ये जंग जीत सकते हो, रोमानो? सब कुछ खो दिया, साथी, ताकत। मेरे पास अब भी वो है, जेस ने ठंडे स्वर में कहा, और वही काफी है। पहली दफा मासिमो का आत्मविश्वास डगमगाया। तुमने उसे चारा बनाया, जेस की जबड़े की मांसपेशियां कसीं। मैंने तुम्हारी घमंड का। फिर खामोशी। फिर वह दोनों टूट पड़े, जैसे दो पागल भिड़ गए हों। मैं डर से उन्हें देख रही थी। दोनों एक दूसरे पर घूंसे बरसा रहे थे, और बाहर गोलियों की आवाज भी आ रही थी। मेरा हर नर्व सक्रिय था। मैं चिल्लाना चाहती थी, रोकना चाहती थी, कहना चाहती थी। अब बहुत खून बहा, पर जानती थी जेस इस बार रुकेगा नहीं। मैंने उसे कभी इतना गुस्से में, इतना जिद्दी और दृढ़ होते नहीं देखा। जख्मी होते हुए भी उसका जबड़ा तय था। मुझे उसी वक्त महसूस हुआ, ये किसी चीज का आखिरी पड़ाव था। जेस ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। तभी मैंने मासिमो को कोट में हाथ डालते देखा। चेतावनी की घंटी दिमाग में गूंज गई। जेस, मैं चीखी। अगले कुछ सेकंड उथल-पुथल, शोर, धातु की चमक और दीवारों में गूंजती गोलियों की आवाज में खो गए। मेरी चीख देर तक कमरे में गूंजती रही। आंखें खुली तो सामने जेस खड़ा था। मासिमो नहीं। बारूद की गंध हवा में तैर रही थी। जेस ने लाश से नजर नहीं हटाई, बस चुपचाप, भारी सांस लेते हुए बंदूक नीचे की ओर कर दी, ऐसे जैसे 10 साल का बोझ उसने अभी-अभी उतार दिया हो। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा। सब खत्म, उसने धीरे से कहा, और पहली बार उसकी आवाज में कंपी थी। अब सच में सब खत्म हो गया। पार्ट 129। मीरा जो खामोशी उस पर छाई थी, वो सीने के अंदर गूंज रही थी, बहुत तेज, बहुत अस्थिर, जैसे पूरी दुनिया ने एक साथ अपनी सांस रोक ली हो। आखिरी गोली की गूंज अब भी कानों में
हल्की सी बज रही थी। कुछ पल तक मैं हिल न सकी, सोच भी न सकी, बस देखती रही। जेस वहां खड़ा था, उसकी छाती तेजी से उठ गिर रही थी। उसके हाथ में अब भी बंदूक थी, बाजुओं की नसें सख्ती से उभरी थीं। उसकी शर्ट फटी हुई और कुछ जगहें खून से सनी थी, जिनमें कुछ उसका अपना था। वो तुरंत मेरी ओर नहीं आया, बस कुछ देर तक मासिमो के शरीर को देखता रहा, जैसे यकीन करना चाहता हो कि इस बार ये सच में खत्म हो गया है। फिर धीरे धीरे उसने बंदूक नीचे की ओर किया, मेरी तरफ मुड़ा। हमारी नजरें मिली। मैं कुछ बोली नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं थी। बस उस एक नजर में सब कुछ था, डर, राहत और वे बोझिल भावनाएं जिनमें सब कुछ खो जाना लगभग तय हो चला था। जेस फौरन मेरे करीब आया, घुटनों पर बैठ गया। उसने झुककर मेरे हाथ खोले। उनकी हरकत में हल्का कंपन था, कमजोरी से नहीं, उन सभी भावनाओं से जिन्हें वह कई दिनों से छिपाए था। सुनो, उसकी फूटी हुई भारी आवाज आई, अब तुम सुरक्षित हो। रस्सियां ढीली हो गईं। उनके खुलते ही मैं उसकी तरफ झपट पड़ी, दोनों बाहों में ऐसा लपेट लिया कि हम दोनों जमीन पर गिर ही जाते। चेहरा उसके कंधे में छिपा, उसकी गंध में धुआं, पसीना, बारूद और उसकी जानी पहचानी खुशबू, जो मैंने कुछ ही घंटों में बेहद मिस की थी। मुझे लगा तुम चले गए, मैंने बिखरी सांसों में फुसफुसाया। मुझे लगा। उसने सिर के पीछे हाथ रखकर मुझे और कस लिया। मैं यही हूँ, बेबी, कहीं नहीं जाने वाला। उसकी आवाज स्थिर थी, मगर उसकी छाती की धड़कन बता रही थी, उसके भीतर भी उतनी ही बेचैनी थी। पहली बार जो आदमी हमेशा अजय लगता था, मेरा पति, मेरा तूफान, वह सच में इंसान जैसा दिख रहा था। मांस, खून और सब दर्द जो वह सालों से साथ लिए घूमता रहा। हम बस वैसे ही एक दूसरे को पकड़े रहे, दुनिया जैसे रुक गई हो। कब तक पता नहीं। वक्त वहीं ठहर गया। फिर मैंने पीछे हटकर उसकी आंखों में देखा। वे अब भी भारी थी, लेकिन उनमें जमी सर्दी अब नरम पिघल रही थी। उसके जबड़े पर जगह-जगह चोट के नीले निशान थे, माथे पर छोटे से कट से खून बहकर गाल तक आ गया था। मैंने अंगूठे से वह खून साफ किया। तुम जख्मी हो, मैंने धीरे से बोला। उसने हंसने की कोशिश की, थकी मुस्कान, दूसरे वाले की हालत तो देखो। मैं हंस पड़ी, दबी हंसी जिसमें डर, थकावट और राहत सब था। यह शायद कई दिनों में पहली बार था जब दोनों ने सच में सांस ली। उसने मेरा चेहरा छुआ, मेरी जवाइन पर उंगलियां फेरते हुए। माफ करना, तुम्हें इससे गुजरना पड़ा। तुमने वादा किया था, मेरी रक्षा करोगे, मैंने धीरे से कहा। और तुमने की। उसने लंबी सांस छोड़ी, मेरी गाल से एक आंसू पोंछा। मैं कभी नहीं चाहता था यह सब हो। अब तो सब खत्म हो गया ना? मैंने पूछा, आवाज उसकी अपेक्षा में कहीं ज्यादा सख्त थी। उसकी नजर फिर से कमरे के उस छोर पर गई, फिर मुझ पर लौटी। थोड़े ठहराव के बाद, हाँ, उसने फुसफुसाया, खत्म हो गया। उसके लहजे में कोई ऐसी बात थी जो बताती थी कि रोमानों की दुनिया में कभी भी सचमुच अंत नहीं होता। मगर एक रात के लिए मैंने उसका विश्वास कर लिया। वह उठा, मुझे खड़ा किया। उसकी बाह मेरी कमर के चारों ओर थी, इस तरह जैसे छोड़ा तो मैं गायब हो जाऊंगी। बहुत दूर फटी हुई खिड़की से पुलिस की सायरन सुनाई दे रही थी, लेकिन जेस ने पलटकर नहीं देखा। उसके आदमी सब संभाल लेंगे, हमेशा की तरह। बाहर रात ठंडी और भीगी थी। जैसे ही हम इस वीरान इमारत से बाहर निकले, मैंने देखा, उगती सुबह की पहली किरणें आसमान में उतर रही थी। वह दृश्य सुंदर, नाजुक और खामोश था, जैसे ब्रह्मांड फिर से शुरू हो रहा हो। जेस ने कार का दरवाजा मेरे लिए खोला, मुझे बैठाया,
फिर खुद ड्राइवर सीट पर बैठा। सड़क पर हम दोनों खामोश थे। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर, दूसरा मेरा हाथ थामे रहा। हमारी उंगलियां इतनी मजबूती से बिंधी थी कि दुखता सा लगा, मगर किसी ने भी छोड़ना नहीं चाहा। शहर की सीमा के करीब सूरज की पहली किरणें डैशबोर्ड पर फैल गईं। जेस की प्रोफाइल में एक ही समय पर नरमी और शार्पनेस आ गई। उसने नजरें मिलाईं। आज रात तुम बहुत बहादुर रही। मैं अब भी उसका हाथ पकड़े हल्की हंसी में बोली, तुम पागल हो। वह धीमे से हंसा। वो आवाज हमेशा दिल धड़का देती थी। शायद, मगर काम तो कर गया। हमेशा कर जाता है। मैंने धीरे से कहा, यही सबसे डरावना है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ की पकड़ बता गई, वो समझता है। रास्ता दूर था, सोने सी धूप फैल रही थी और पहली बार लंबे समय बाद मुझे डर नहीं लगा। हम दोनों जख्मी, थके, हारे हुए से थे, फिर भी साथ थे। और वही काफी था। होटल के गेट पर पहुंचकर जेस ने कार धीरे की, पूरी तरह मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें फिर वे नरम, हल्की सी मुस्कान लिए जो सिर्फ मुझे देखकर आती थी। अब और भागना नहीं, उसने धीरे से कहा। वादा? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। वादा। अंदर गए तो डोना कार्मेला लॉबी में खड़ी थी, चेहरा पढ़ना मुश्किल। मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ है। उन्होंने पहले जेस को, फिर मुझे देखा और चेहरे पर हल्की, अदृश्य सी राहत चमक गई। तुम लोग तो जैसे नरक से लौटे हो, उन्होंने बस इतना कहा। जेस ने हल्की सी मुस्कान दी। बिल्कुल सही महसूस हो रहा है। मैं हल्के से हंसी और कुछ पल के लिए हर चीज सही लगने लगी, जैसे शायद वाकई सब खत्म हो गया हो। काश सच में हो। पर भीतर जेस की बाह मेरी कमर कसती गई। उसकी धड़कन मेरी छाती से लगकर मध्यम, मजबूत चलती रही और मन में फिर भी एक सवाल बचा था, ऐसी जिंदगियों में कभी सच्ची शांति टिकती नहीं। पार्ट 130 मीरा एले में वापस उसकी थरथराती हरकतों की परिशुद्धता ने मुझे सांसें थामने पर मजबूर कर दिया। मेरा शरीर पूरे सुखभोग में डूब गया था। हर भावना जाग रही थी, जैसे सब कुछ एक नए स्पर्श में खींच लिया गया हो। 1 महीने से भी ज्यादा बाद यह हमारा पहला मिलन था। इन दिनों में इतनी घटनाएं घटीं, इतनी हलचल रही कि समय ही नहीं मिला, और कहना कि मैंने उसे मिस किया बहुत छोटा बयान होगा। उसके होंठ मेरे होठों पर आए, हल्के चुंबन में लिपटे, और मैंने खुद को और भी कसकर उससे चिपका लिया। खुदा कसम, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, वह मेरे होठों पर फुसफुसाया। उसकी आवाज भारी और कच्ची थी। उसकी सांसों, उसकी देह की हर नस से मैं महसूस कर रही थी कि वह कितना पास है, कितना डूबा हुआ। उसने मेरा नाम इस अंदाज में लिया जैसे दुनिया की हर हकीकत उसी पल पर रुक गई हो। मैंने तुम्हें और ज्यादा मिस किया, मैंने मुश्किल से बोला, आवाज कांप रही थी। मैं जोर से चिल्ला नहीं सकती थी। डर था कि डोना कार्मेला दूसरी कमरे में सब सुन लेंगी, पर अब चुप रहना भी मुश्किल था। बिस्तर चरमराया, मेरी उंगलियां उसके कंधों में गड़ गईं। सुख की लहर इतनी तेज थी कि खुद को रोकना मुश्किल हो गया। जेस को कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखें लगातार मेरी आंखों में भूरी, धधकती हुई। उसके अंगूठे ने जैसे ही मेरी जगह को दबाया, मैं खुद को काबू नहीं कर सकी। एक सुरीली सिसकी मेरे होंठ से फूट गई। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, उसने मेरे कान में फुसफुसाया, आवाज में ढेर सारा प्यार और गहराई दोनों। चाहे बस मेरा नाम ही क्यों न हो, बस वही काफी था। मेरे मुंह से निकली आवाज सिर्फ सुख की नहीं थी। उसमें महीनों का डर, तड़प, दबी राहत, सब बिखर कर बह गए। मैं उसके नीचे कांप गई, पूरी तरह पिघल गई। वह भी मेरे साथ ही थरथराते हुए आया, एक भारी,
गहरे स्वर के साथ जिसने मेरी छाती से सिहरन तक पहुंचा दी। उसकी गर्मी, उसका भार, सब कुछ मुझे इस दुनिया में फिर से खींच लाया। फिर चुप्पी। वो बेचैन चुप्पी नहीं जो पिछले महीनों तक हमारे बीच रही थी, बल्कि वह जो कुछ सुंदर घटने के बाद आती है, जिसमें इंसान धीमे धीमे सुकून से सांस लेता है। उसका सिर मेरी छाती पर था। मैं उसके भीगे बालों में उंगलियां फिरा रही थी। दोनों का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे सुकून सा महसूस हुआ। जेस यहीं था, जीवित था, और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगी, मैंने शांत, टूटी आवाज में कहा। हर बार वह खूनी लड़ाई याद आती, दिल कांप जाता। कुछ भी हो सकता था, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने सिर उठाकर अपनी अंगुली से मेरा निचला होंठ सहलाया। तुम कभी नहीं खोओगी मुझे, वो धीमे से बोला, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। मैं मुस्कुरा दी, हल्की सी, मगर गले में एक गांठ सी आ गई। वादा, उसने मेरे माथे पर किस किया। मैं कभी ऐसा वादा नहीं करता जो निभा ना सकूं। हम बहुत देर यूं ही पड़े रहे, आपस में जकड़े हुए, एक दूसरे की सांसों में बसी खामोशी को सुनते। बाहर की दुनिया अब हमारे लिए नहीं थी, बस मैं थी, वो था, और सुकून की एक हल्की, कीमती सी लहर। मैं उसके बाहों में ही सो गई। और जब सुबह हुई, वह अब भी वही था। सूरज की रोशनी चादरों पर फैली थी, सब कुछ सुनहरी कर रही थी। जेस मेरी बगल में था, पीठ के बल, बाल बिखरे हुए, होंठ थोड़े खुले। सोते वक्त वह और भी मासूम लगता था। बहुत अलग, बहुत कोमल, जैसे वह आदमी ही न हो जिसने पिछले महीनों साया बनाकर जिया। मैं करवट लेकर उसके सीने पर उंगलियां फेरने लगी, उसकी धीमी सांसों की गति को महसूस करते, मानो उसे हमेशा के लिए याद रखना चाहती हूँ। वो हल्का सा हिला, मगर जागा नहीं, बस हाथ और कसकर मुझे खींच लिया। मैंने मुस्कुराकर उसे छुपकर गले लगाया। पहली बार मुझे बाहर की कोई चिंता न थी। ऐसे घूरती रहोगी तो एक दिन चार्ज लगाऊंगा, उसने अचानक कहा, नींद भरी मोटी आवाज में। मैं हंसी, तुम्हें तो सोना चाहिए था, सो रहा था, वह बड़बड़ाया। तुमने सीने में ऐसे उंगलियां घुमाई जैसे देखना चाहती हो मैं हकीकत में हूँ या सपना। क्या तुम मुझे दोष दोगे? मैंने छेड़ते हुए कहा, तुम्हारी आदत है गायब हो जाने की। वह हंसा, करवट लेकर फिर मेरे ऊपर झुक गया। अब कभी नहीं, वादा। उसने सिर हिलाया और मुझे फिर चूमा, इस बार धीमे और नर्म, जैसे कहीं भागने की जरूरत ही न हो। जब हम नीचे नाश्ते के लिए पहुंचे तो डोना कार्मेला पहले से बैठी थी, अखबार पढ़ने का नाटक करती हुई। प्याले में आधी चाय थी। हमें देखकर चश्मे के ऊपर झांका। गुड मॉर्निंग, डोना, मैंने कोशिश की सामान्य स्वर में। उन्होंने अखबार नीचे रखकर हमें देखा। तुम दोनों ठीक ठाक लग रहे हो। मैं चौंकते चौंकते रह गई। हम ओह, जेस ने बेपरवाही से मुस्कुराकर कहा, रात लंबी थी, और खुद को कॉफी डाली। मैंने आंखों आंखों में घूरा। डोना ने भौं उठाई। हाँ, मैंने महसूस किया, उन्होंने सूखे से अंदाज में कहा। मेरा चेहरा लाल हो गया। डोना, क्या? उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं बूढ़ी हूँ, बहरी नहीं। अगली बार कम से कम कुछ म्यूजिक चला लिया करो। क्या कहें, जेस और मैं तो प्राइवेट लाइफ के आती हैं। जेस और भी शरारत से बोल गया। मुझे लगा मैं कहीं गायब हो जाऊं। तभी टॉमस आ गया, भगवान के लिए। इस बातचीत में मैं नाश्ता नहीं कर सकता, जेस ने हंसते हुए कहा। मर्जी है, जा सकते हो। चलो अच्छा है। टॉमस बुदबुदाता वहां से निकल गया और मैं झेंप कर चेहरा हाथों में छुपा दिया। जेस पास आकर फुसफुसाया, तुम शर्माती हो तो बहुत प्यारी लगती हो, बंद करो। मैंने हंसते हुए कहा, उसको कोहनी मारी,
मगर अंदर ही अंदर मैं भी मुस्कुरा रही थी। ये शांति थी, वह शांति जो बहुत नाजुक होती है लेकिन अनमोल। जैसे सच में अब हम भविष्य बुन सकते हैं। बहुत अरसे बाद पहली बार मैंने चाहा, ये सब हमेशा के लिए टिक सके।